हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई एकेडमी फॉर कॉमर्स। दोस्तों आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सप्लाई। दोस्तों ये चैप्टर से पहले हम लोगों ने क्लास 12 इकोनॉमिक्स का 3 चैप्टर्स का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 2 आपका 2 मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 3 भी आपका 2 मार्क्स का है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 आपका 5 मार्क्स का एक लॉन्ग पूछा जाएगा। तो जिन्होंने भी ये 3 वीडियो अगर नहीं देखा है, ये 3 चैप्टर्स का, पहले वो जाकर करके देखिए, उसके बाद ही चैप्टर 8 देखना ताकि ज़्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग चैप्टर नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 क्या है? सप्लाई। तो देखो सबसे पहले सप्लाई चैप्टर से हम लोगों का मार्क्स कंटेंट कितने का, मतलब एग्जाम में आपसे इस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स का ये चैप्टर कंटेन करता है। कितना मार्क्स? 2 मार्क्स। ये 2 मार्क्स से पूछा जाएगा। एक आपका एमसीक्यू आएगा और एक एसीक्यू आएगा। एसीक्यू में क्या आएगा सर? ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा ये चैप्टर्स में। तो आपको पढ़ने वाला ये चैप्टर नहीं है, सिर्फ क्या समझना है ताकि इसका एमसीक्यूज एसीक्यूज हम लोग इजीली कर सके। ये चैप्टर में जितना भी आपको पढ़ना है, मेरा नोट्स के बाहर आप कुछ मत पढ़ोगे, इसी के अंदर से आएगा। नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार उसको पहले लिख लेना कॉपी में, उसके बाद वीडियोस को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सप्लाई चैप्टर का मतलब हम लोग समझते हैं। सप्लाई होता क्या है? सप्लाई मींस द अमाउंट ऑफर्ड एट अ गिवन प्राइस। मतलब क्या बोला? सप्लाई मींस द अमाउंट ऑफर्ड, कितना अमाउंट में ऑफर किया जा रहा है आपको सामान। मान लीजिए हम ये पेन का डीलर है, ये पेन का हम सेलर है, तो हम ये पेन मान लो 10 रुपए में मार्केट में सेल कर रहे हैं 50 पीस, तो ये 50 पीस को हम क्या बोलेंगे? सप्लाई बोलेंगे। और मेरा गोडाउन में ऑलरेडी 100 पीस बंद करके रखा हुआ, उसको हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि सप्लाई और स्टॉक दोनों ही क्या डिफरेंट थिंग्स है, याद रहेगा। सप्लाई मतलब क्या? जितना अमाउंट आप ऑफर कर रहे हो सेल करने के लिए मार्केट में, वो क्या हुआ? सप्लाई हुआ। और जो बंद करके रखा हुआ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स या जितना भी, वो सबको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टॉक बोलेंगे। तो देखिए सप्लाई और स्टॉक में से क्वेश्चन आता है आपका बहुत ज्यादा। सप्लाई क्या है? ये मेजर नहीं कर सकते सप्लाई को, और स्टॉक को हम लोग मेजरेबल होता है। अब जिस चीज को हम लोग मेजर नहीं कर सकते उसको इकोनॉमिक्स को कौन सा नेचर बोलते हैं? क्वालिटेटिव नेचर या फिर ऑर्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव नेचर या फिर ऑर्डिनल अप्रोच। और जिस चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में, उसको कौन सा नेचर बोलते हैं? क्वांटिटेटिव नेचर, क्योंकि क्वांटिटी में इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं। सर समझे नहीं क्या मेजरेबल क्या मेजरेबल नहीं है? तो आइए एग्जांपल, मान लीजिए ये 5 लीटर का टैंक है, 5 लीटर का टैंक है जिसमें वाटर फिल है 5 लीटर। भाई मान करके चल रहे कि अभी हम लोग का इवापोरेशन बोल करके कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े? इकोनॉमिक्स पढ़े, साइंस पढ़े नहीं, इवापोरेशन हम लोग भूल जाते कि इवापोरेशन है। 5 लीटर पानी है। अब 10 दिन के बाद भी आइएगा, कितना रहेगा? 5 लीटर ही रहेगा। 50 दिन बाद भी आइएगा, कितना रहेगा? 5 लीटर ही रहेगा। तो ये क्या हुआ? स्टॉक हुआ। स्टॉक चेंज नहीं होता है, उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तुम 10 दिन बाद भी आकर के बोलोगे 5 लीटर ही पानी है, मतलब ये क्वांटिटेटिव नेचर है, इसका यूनिट है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। यूनिट मतलब लीटर, केजी वगैरह, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो ये क्या हुआ? क्वांटिटेटिव नेचर। अब देखिए इसी टैंक में हम क्या किया ना, एक पाइप दौड़ा करके पानी फ्लो कराया, इससे पानी निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ये पानी जो फ्लो हो रहा है इसको ही बोलते हैं सप्लाई। अब आप बता सकते हैं कितना पानी निकल रहा है एक बार में? नहीं बोल सकते। तो ये क्या हुआ? सप्लाई हुआ। सप्लाई को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। सर और अच्छे एग्जांपल दीजिए। चलिए देते हैं। मान लीजिए कोलकाता से मुंबई तक का जो डिस्टेंस है, कोलकाता से मुंबई तक का डिस्टेंस मान लीजिए 500 किलोमीटर है। कितना है? 500 किलोमीटर। एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, 5 साल बाद भी इन लोगों का डिस्टेंस कितना रहेगा? 500 किलोमीटर ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि कोलकाता मुंबई में दोनों में मोहब्बत है और दोनों क्या हो रहा है? करीब हो रहा है। नहीं, वो हमेशा क्या रहेगा? 500 किलोमीटर। लेकिन इसको कवर करने के लिए हम एयरप्लेन से गए, एक बार हम ट्रेन से गए, एक बार मान लो हम बाइक से गए। तो तीनों टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेंगे हम लोग, सबका स्पीड अलग अलग है। ये 1 दिन में पहुंचा देगा, ये 3 दिन लगा देगा, इसमें थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो कवर डिस्टेंस कर ये क्या हुआ? सप्लाई हुआ। और डिस्टेंस क्या हुआ? इन लोग दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ? स्टॉक हुआ। तो होप करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा स्टॉक और आपका सप्लाई में क्या फर्क है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, नोट करिए। चलिए, तो सप्लाई और स्टॉक हम लोग क्या किया? कंसेप्ट क्लियर कर लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं सप्लाई फंक्शन में। से सप्लाई फंक्शन क्या होता है? देखो मैथ्स में तुम लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल करके एक चैप्टर है, वही से है जो फंक्शन रहता था वेरिएबल। ठीक है, तो मैथमेटिकल फंक्शन है।
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। सप्लाई फंक्शन क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेशन बताता है। किसका रिलेशन बताता है? सप्लाई का, कोई भी कमोडिटी का सप्लाई का, और उसके साथ जितना भी फैक्टर्स है जो उसको अफेक्ट कर रहा है या फिर डिटरमाइन कर रहा है सप्लाई को। सर समझे नहीं? मान लीजिए मेरा ये पेन का बिजनेस है, ये पेन का हम सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये पेन का सप्लाई मेरा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है, जैसे प्राइस हो सकता है। इसका प्राइस अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। रिलेटेड गुड्स को कॉम्पिटिटर अपना प्राइस घटा दिया तो मेरा सप्लाई घट जाएगा। गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है, मतलब जितना भी फैक्टर जो सप्लाई को क्या कर सकता है? अफेक्ट कर सकता है। जितना भी फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट, वेदर बोल सकते हो, मान लो हम चावल वगैरह का या फिर वीट वगैरह का प्रोडक्शन कर रहे थे, उसका सप्लाई कर रहे थे, अब वेदर अच्छा नहीं हुआ तो उसका सप्लाई क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये सब जितना भी हम अभी नाम लिया, वेदर हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, ये सब क्या करता है? सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। सप्लाई को अफेक्ट मतलब बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। और उन्हीं दोनों के बीच में, मतलब सप्लाई के बीच में और उसका जो जो फैक्टर्स है जिसको चेंज कर सकता है, इसका रिलेशन कौन बताता है? सप्लाई फंक्शन बताता है। सप्लाई फंक्शन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? क्यू ऑफ एस से। इससे क्यू ऑफ एस फंक्शन में पी ऑफ एक्स डब्ल्यू आर पी ऑफ आर टी ओ डब्ल्यू जी एफ डॉट 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 एटसेट्रा। सर पी ऑफ एक्स क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो मान लो इस पेन का हम बिजनेस कर रहे हैं, इसका, अब देखो एक चीज याद रखना, सप्लाई चैप्टर पढ़ने के टाइम में ना खुद को क्या मान लेना? सेलर। क्या मान लेना? सेलर, बिजनेसमैन। देखो मेरा मान ले ये पेन का बिजनेस है, ये पेन का दाम हम 3 रुपया में बेच रहे थे, ठीक है। पेन का दाम बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा भाई? ये पेन का प्राइस, मेरा मार्केट में डिमांड ज्यादा है, हम तो उसको क्या करेंगे? प्राइस बढ़ा देंगे कि नहीं बढ़ा देंगे? भाई मेरा पेन का बहुत ज्यादा डिमांड है, मार्केट में लोग खरीदने के लिए पागल है, तो हम अपना प्राइस क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। और इस टाइम में मेरा मोटिव क्या रहेगा? इस टाइम में 3 रुपया में हम कमाते थे, अब कितना ले रहे हैं? एक पेन का 5 रुपया, तो ज्यादा ले रहे, चार्ज कर रहे हैं हम। तो इस टाइम हम क्या करेंगे? सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा। तो सेलर क्या समझता है? सेलर यही बोलता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा भाई साहब? बढ़ेगा। मतलब इन दोनों के बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में कौन सा रिलेशन होता है सर? डायरेक्ट रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। और प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है? इनडायरेक्ट रिलेशन। इसी के लिए डिमांड का कौन सा शेप होता है? डाउनवर्ड शेप का होता था, याद है? देखो एक नॉर्मल से इंसान से भी आप पूछिएगा कि सुनिए ना, आपका अगर कोई सामान आप खरीद रहे हो, उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप क्या करिएगा? बोलेगा उसका डिमांड हम क्या कर देंगे? कम। मतलब प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है? इनडायरेक्ट रिलेशन। लेकिन सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता है भाई साहब? डायरेक्ट रिलेशन होता है। हम सेलर है, मेरा मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा पेन का, हम उसका प्राइस बढ़ा देंगे और उस टाइम हम सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सप्लाई करें, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। तो प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी क्या होगा? घटेगा। मतलब दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, इसलिए उन लोगों के बीच में कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। सर आइए दूसरा, W4 क्या होता है? W4 वेजेस। क्या होता है? वेजेस। मान लीजिए ये पेन बनाने के लिए हम एक लेबर को रखे थे काम में, ठीक है। वो लेबर को हम 500 रुपीज पर डे देते थे। कितना? 500 रुपीज पर डे। वो लेबर आके बोला कि हमारा 500 में नहीं हो रहा, हमको क्या करिए? 600 रुपीज दीजिए पर डे। कितना दीजिए? 600। तो मेरा कॉस्ट बढ़ जाएगा कि नहीं? वो लेबर को हम 600 रुपया देंगे तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? भाई हम पहले 500 रुपया में एक पेन बनाते थे, कितना हमको लगेगा? 600 रुपया लगेगा। तो इससे क्या होगा? मेरा सप्लाई घट जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है। तो ये एक फैक्टर है कि नहीं सप्लाई में चेंजेस लाने का? ये एक वजह है कि नहीं? ये वेजेस सप्लाई को चेंज कर दे रहा, घटा सकता है, बढ़ा भी सकता है, उसी को चेंज बोलते हैं। आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए इसको मिटा करके ही समझते हैं हम लोग। रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बताइए। मान लीजिए मेरा एक फैक्ट्री था, ठीक है, हम एक न्यू फैक्ट्री खोलने मांग रहे। न्यू फैक्ट्री खोलने के लिए हम बैंक के पास गए लोन लेने के लिए। बैंक हमको लोन दिया है 10% में, 10% इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक हमसे, ठीक है। हम लेकर करके प्रोडक्शन बढ़ा दिया। दूसरा साल हम एक और नया फैक्ट्री खोलने गए, न्यू फैक्ट्री, फैक्ट्री नंबर 3 बोल सकते हैं, फैक्ट्री नंबर 3। बैंक के पास फिर लोन लेने गए। बैंक बोला अगला साल हम आपको लास्ट ईयर 10% में दिया था, इस साल आपसे हम 25% चार्ज करेंगे इंटरेस्ट। तो बोलो हमारा लेना महंगा होगा कि नहीं लोन? पहले अगला साल हम 10% लिया था, इस साल हमको कितना देना पड़ेगा? इंटरेस्ट 25%। तो क्या हम लोन लेंगे? तो नहीं सर, लोन लेंगे नहीं आप, क्योंकि बहुत महंगा हो जा रहा है। और लोन नहीं लेने की वजह से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाने की वजह से मेरा लोन लेंगे नहीं। और लोन लेंगे नहीं तो नया फैक्ट्री हम खोल पाएंगे? नहीं खोल पाएंगे। तो क्या नया सप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मतलब सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाने की वजह से सप्लाई क्या होता है?
सप्लाई क्या होता है सर, घट जाता है। क्लियर है? तो ये भी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एक फैक्टर है, सप्लाई को बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। आगे आते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। मान लीजिए ये पेन हम बेच रहे, बगल में एक और सेलर क्या किया है, वो भी अपना दुकान खोल कर करके सेल करने लगा पेन। दोनों का प्राइस क्या था, 3 रुपया था एक पेन का दाम। वो अपना प्राइस को क्या कर दिया, 2 रुपया कर दिया। तो जाहिर सा बात है मेरा जो कस्टमर है वो कहाँ चले जाएगा, उसके पास चला जाएगा। मतलब रिलेटेड गुड्स, मेरा कॉम्पिटिटर क्या किया, अपना प्राइस को घटाया, तो मेरा सप्लाई में क्या हो गया, चेंजेस देखने को मिला कि नहीं मिला, मेरा सप्लाई क्या हो गया, गिर गया। आगे आते हैं टी, टी फॉर टेक्नोलॉजी। टी फॉर क्या होता है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एडवांस, मान लो ये पेन बनाने के लिए हम लेबर इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम क्या किया, रोबोट मंगा लिए या मशीन मंगा लिया, मशीन से हम क्या करें, प्रोडक्शन करें। तो जाहिर सी बात ये सबको पता है कि सर मशीन आने की वजह से वो ह्यूमन से ज्यादा प्रोडक्शन करके देता है ना। तो टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से सप्लाई क्या हो जाएगा भाई साहब, बढ़ जाएगा। टी के बाद ओ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। मान लीजिए रिलायंस कंपनी एक साल कमाया 200 करोड़ रुपया। रिलायंस कंपनी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए टारगेट रखा कि इस साल हमको 500 करोड़ रुपया कमाना है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, बढ़ गया। और ऑब्जेक्टिव बढ़ने की वजह से सब सोच लेगा 500 करोड़ रुपया कमा लेगा, नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा, अपना सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव भी एक फैक्टर है जो सप्लाई को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। डी डब्ल्यू फॉर, छोटा डब्ल्यू फॉर क्या होता है, वेदर। वेदर आपका अगर फेवरेबल है तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। वेदर अनफेवरेबल है तो आपका सप्लाई क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जी, जी फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए एग्जांपल, ये हम पेन का बिजनेस कर रहे थे, पेन के बिजनेस के ऊपर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ले रहा था। गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी 10% ले रहा था, मतलब गवर्नमेंट टैक्स हमसे कितना ले रहा था, 10%। अब गवर्नमेंट अपना पॉलिसी चेंज कर करके हमको बोला आप आज से आप 20% दीजिएगा। तो मतलब मेरा गवर्नमेंट का पॉलिसी चेंज होने की वजह से, टैक्स बढ़ाने की वजह से मेरा क्या हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा सर, क्योंकि महंगा पड़ रहा हमको प्रोडक्शन करना। आगे नंबर ऑफ फर्म, मेरा मान लो फैक्ट्री ए था, फैक्ट्री ए में हम 500 प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है। एक और नया फैक्ट्री खुल गया, फैक्ट्री नंबर ऑफ फर्म बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन भी क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब फैक्टर है आपका जो सप्लाई को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। इन सब को हम डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ सप्लाई। इसको नोट करो जल्दी से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है भाई साहब, लॉ ऑफ सप्लाई, इसको सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया था, प्रोफेसर मार्शल किया था। यहाँ पर क्या बोलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा किसमें, प्राइस में और सप्लाई में। प्राइस एंड सप्लाई में कौन सा रिलेशन होगा भाई साहब, डायरेक्ट रिलेशन। मतलब सर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, घटेगा। पढ़ लीजिए डेफिनेशन क्या बोलता है। According to this law, supply of a commodity will increase with increasing price and decrease with decreasing price, while other things remains constant. सर गौर करिएगा, इससे पहले हम लोग सप्लाई फंक्शन पढ़ा था। सप्लाई फंक्शन में एफ ऑफ पी ऑफ एक्स था, पी ऑफ आर था, डब्ल्यू था, टी था, ओ था, जी था, बहुत सारा चीज था, है ना। उसमें से P ऑफ X को छोड़ करके प्राइस ऑफ द कमोडिटी के वजह से ही, मतलब प्राइस के वजह से ही सप्लाई में अगर चेंजेस हुआ, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा, किसी और रीजन के वजह से नहीं। बाकी सबको क्या मान लिया यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम, इन सब वजह से। देखो लॉ ऑफ सप्लाई ने प्रोफेसर मार्शल दिया था, प्रोफेसर मार्शल बोला कि अदर थिंग्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस और सप्लाई में ही चेंजेस देखने को मिलेगा। प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी क्या होगा, घटेगा। मतलब डायरेक्ट रिलेशन होगा, उसको क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। अदर थिंग्स रिमेंस कांस्टेंट। अब अगर शेप देखेंगे हम लोग सप्लाई कर्व का, लॉ ऑफ सप्लाई का कौन सा शेप है, अपवर्ड शेप है। कौन सा शेप है भाई साहब, अपवर्ड शेप। देख लो, मान लो प्राइस इतना तो सब क्वांटिटी इतना, दोनों मिड का के इस पॉइंट पे। प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी देख लीजिए बढ़ गया, प्राइस घटा तो सप्लाई भी क्या हो गया, घट गया। तीनों को मिलाया हम लोग तो क्या बना, सप्लाई का उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव स्लोप। अब आते हैं हम लोग एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई वो टॉपिक है जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, फेल हो जाएगा। मतलब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोला, लॉ ऑफ सप्लाई यही बोला है ना कि सर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। लेकिन ये सब, ये जो रिलेशन है ये यहाँ पे फॉलो नहीं होगा, इन सब प्रोडक्ट पे ये फॉलो नहीं होगा। आइए हम लोग एक एक कर करके कवर करते हैं। सबसे पहला क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। देखो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मतलब राइस वगैरह हो गया।
राइस वगैरह का जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है, फिक्स होता है, उसको आप बढ़ा घटा नहीं सकते। ये पूरा डिपेंड किसके ऊपर करता है, वेदर के ऊपर। वेदर अगर आपका अच्छा हुआ तो आपका क्या होगा, सप्लाई भी बढ़ेगा, वेदर खराब हुआ तो आपका सप्लाई भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एग्जाम्पल लो सर, अचानक से बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, तो आप उस टाइम में प्राइस क्या हो जाता है, चावल वगैरह का जब बाढ़ वगैरह आता है उस टाइम में प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या आप सप्लाई उस टाइम में बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि उस टाइम में सप्लाई हुआ ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, सब तो बह गया, खराब हो गया, तो उस टाइम में सप्लाई क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ कौन सा रिलेशन देखने को मिला सर, इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिला। इनडायरेक्ट रिलेशन लॉ ऑफ सप्लाई नहीं बोलता, लॉ ऑफ सप्लाई कौन सा रिलेशन बोलता है भाई साहब, डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन यहाँ क्या देखने को मिला, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। दूसरा आते हैं पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब वो गुड्स जो जल्दी क्या होता है, सड़ जाता है, गल जाता है, मतलब जिसका लाइफ स्पैन, ड्यूरेबिलिटी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वेजिटेबल्स ले लो, मिल्क ले लो, ये सब क्या है, पेरिशेबल नेचर का। एग्जाम्पल तुम देखते हो, बाजार जब लाने जाते हैं हम लोग मार्केट से फ्रूट्स वगैरह या फिर वेजिटेबल्स या फिश वगैरह, तो उस टाइम में सुबह के टाइम में अगर तुम जाओगे तो फिश वगैरह का दाम बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन जब बाजार उठने का रहता, मार्केट उठने वाला रहता, तो उस टाइम में क्या होता है, सेलर लोग कम दाम में बेच करके चला जाता है। क्यों, क्योंकि जान रहा कि अगर हम ये घर ले जाएंगे तो नेक्स्ट डे वो बिक्री नहीं होगा, वो फेल, मतलब पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, प्राइस को क्या करता है, गिरा देता है, प्राइस गिरा रहा है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोला, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई भी गिरना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, उल्टा माल बेच करके चला जा रहा है कि नहीं। तो पेरिशेबल गुड्स में भी आपका लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है। तीसरा आते हैं रेयर गुड्स। सर रेयर गुड्स या यूनिक गुड्स जिसका सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। एग्जांपल, हम, मेरा नोट्स, आप जितना भी पैसा दे दो बाहर टीचर को, वो सेम नोट्स नहीं बना करके दे सकता। तो सर प्राइस बढ़ाइए, क्या आपका सप्लाई बढ़ सकता है, मेरा जैसा एक और टीचर आएगा, नहीं आ सकता सर। तो ये यूनिक गुड्स एग्जांपल और अच्छा देते चलिए। कोहिनूर का डायमंड एक सुने होंगे, वो क्या है, दुनिया में एक ही है, उसका प्राइस आप जितना भी बढ़ा दो, क्या उसका एक और एग्जाम मतलब प्रोडक्शन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि इसकी सप्लाई क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मोनालिसा का पेंटिंग प्राइस जितना भी बढ़ाओ, क्या और बन सकता है, उसका सप्लाई नहीं बन सकता। फोर्थ आते हैं लेबर सप्लाई में। लेबर सप्लाई एग्जाम्पल, एक लेबर को हम काम पे रखे, 300 रुपया पर आवर दे रहे थे, पर आवर, वो एक दिन में 10 घंटा काम कर रहा था, टोटल पर डे कितना कमाया, पर डे 3000 रुपया कमाया, ठीक है। उसको हम बोला कि 2 घंटा एक्स्ट्रा कर दो, 2 घंटा एक्स्ट्रा मतलब 12 घंटा काम कर दो, हम तुमको कितना हो रहा है, 3600, हम तुमको 4000 दे दो। वो बोला ठीक है। हम बोला 2 घंटा और कर दो, हम तुमको 6000 रुपया देंगे। वो बोला ठीक है। हम बोला और 2 घंटा करो, बोला सर बस रुक जाइए, और मेरा बॉडी में कैपेबिलिटी नहीं है, आप प्राइस बढ़ा भी दीजिएगा, उस टाइम में उसको 10,000 रुपया भी दोगे तो वो सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो सर यहाँ प्राइस बढ़ाया जाए, सप्लाई वो बढ़ा सकता है अपना, नहीं बढ़ा सकता। लेबर सप्लाई भी क्या है भाई साहब, एक्सेप्शन है लॉ ऑफ सप्लाई का। लास्ट, चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर ये ऐसा पॉइंट है जो लॉ ऑफ डिमांड का भी एक्सेप्शन में आपको नजर आएगा और लॉ ऑफ सप्लाई का भी एक्सेप्शन में नजर आएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोलता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, या प्राइस घटेगा तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। देखो, मान लो आपको जो पोटैटो तुम खरीद रहे हो, रोजमर्रा की जिंदगी में अपना यूज कर रहे हो पोटैटो, तुमको पता है कि कल पोटैटो का दाम क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। तुम आज क्या करते हो, सेम प्राइस में जाकर करके 1 बोरा 2 बोरा खरीद करके घर पे क्या करते हैं, स्टॉक कर देते हैं, मतलब प्राइस सेम है, डिमांड बढ़ गया। हालांकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला, डिमांड कब बढ़ना चाहिए, प्राइस घटे ना, घटेगा तब। लेकिन आज तो प्राइस सेम है, तुम जाकर डिमांड क्या कर लिया, बढ़ा लिया। तो लॉ ऑफ डिमांड का ये एक्सेप्शन हुआ। आते हैं हम लोग लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन कैसे हुआ, पढ़ते हैं। देखो, सप्लाई चैप्टर पढ़ने के टाइम में तुम खुद को कंज्यूमर नहीं बल्कि सेलर समझना। मान लो ये पेन का बिजनेस कर रहे हैं हम, हमको पता है कि ये पेन का 2 दिन के बाद बहुत ज्यादा डिमांड होने वाला है, ठीक है। मार्केट में इसका प्राइस क्या होगा, बढ़ने वाला है। हम आज 3 रुपया में बेच रहे हैं, 2 दिन बाद हम ये पेन को 5 रुपया में भी बेच सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, 3 रुपया में हम सेल कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, स्टॉक कर लेंगे ना, बेचेंगे नहीं। कस्टमर आएगा भी मेरा दुकान में, सर पेन है, हम बोलेंगे नहीं खत्म हो गया। 2 दिन के बाद हम जितना स्टॉक है सब निकालेंगे और बढ़ा हुआ प्राइस में बेच देंगे। तो अभी आपका क्या प्राइस सेम है, लेकिन आप सप्लाई क्या कर दिए, रोक दिए हो। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस गिरना चाहिए कब, सॉरी, सप्लाई कब गिरना चाहिए, जब आपका प्राइस गिरेगा। लेकिन आज तो आपका सप्लाई रोक दिए हो, क्यों, प्राइस सेम है। क्या लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हुआ, फिर से सर समझा दीजिए, थोड़ा सा समझ में नहीं आया, आइए इसको मिटाते हैं हम लोग। चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर,
देखो ये पेन का हम बिजनेस कर रहे हैं, ये पेन का प्राइस जो है आज 3 रुपया, ठीक है। सप्लाई हम कर रहे हैं मान लीजिए 500 पीस, ठीक है। हमको पता है कल ये पेन का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपया। तो हम आज जो 500 पेन बेचने वाले हम क्या बेचेंगे, हम क्या करेंगे हटा के रख देंगे, छिपा देंगे, बोलेंगे कि 2 दिन बाद हम इसको कितना में बेचेंगे 5 रुपया में। तो आज हम सप्लाई क्या किया, आज इस दिन सप्लाई को क्या कर दिया, गिरा दिया। क्यों, प्राइस गिरना चाहिए। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोला, लॉ ऑफ सप्लाई यही बोला कि सप्लाई कब गिरना चाहिए, जब प्राइस गिरेगा। लेकिन आज तो प्राइस गिरा नहीं, प्राइस तो 3 रुपया, प्राइस सेम है। क्या लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो हुआ, नहीं हुआ। तो ये सब क्या है भाई साहब, लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन है। रिकॉर्ड करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को हम लोग मूवमेंट अराउंड द सेम सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, और चेंज इन सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई बोलता है कि कोई भी कमोडिटी का सप्लाई चेंज होगा। ये डेल्टा का साइन का मतलब क्या होता है, चेंज। कोई भी कमोडिटी का सप्लाई चेंज होगा किसके वजह से, उसी कमोडिटी का प्राइस का चेंज होने की वजह से। मान लो अगर एक कमोडिटी एक्स बोल करके उसका सप्लाई चेंज हो रहा है किसके वजह से, उसका प्राइस चेंज होने की वजह से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ अदर फैक्टर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। अदर फैक्टर्स क्या रहेगा, सेम या फिर कांस्टेंट रहेगा। मतलब कोई भी कमोडिटी का सप्लाई चेंज होगा किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसका प्राइस की वजह से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अदर थिंग्स क्या रहेगा, कांस्टेंट। जैसे पी ऑफ एक्स, पी ऑफ आर, डब्ल्यू, ओ, जी, जितना कुछ था सब क्या होगा, पी ऑफ एक्स को छोड़ के जितना कुछ होगा सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिर्फ उसका कमोडिटी का प्राइस का चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंजेस होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। चेंज इन सप्लाई क्या बोलते हैं, चेंज इन सप्लाई बोलते हैं कोई भी कमोडिटी का सप्लाई चेंज होगा, कोई भी कमोडिटी का सप्लाई चेंज होगा किसके वजह से, प्राइस नहीं बल्कि अदर फैक्टर का वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, नंबर ऑफ फॉर्म हो गया, वेदर हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब अदर फैक्टर्स के वजह का चेंज होने की वजह से सप्लाई में अगर चेंज हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन सप्लाई। यहाँ प्राइस क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। देख लो दोनों में फर्क। सर यहाँ प्राइस का चेंज होने की वजह से सप्लाई में चेंज होगा तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अदर थिंग्स क्या होगा, कांस्टेंट। या अदर थिंग्स का चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई में चेंज हुआ या प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट। बोलो क्लियर है, ठीक है। आते हैं डेफिनेशन पढ़ते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में क्या है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज मतलब क्या, चेंज। कोई चेंज का मतलब क्या होता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। मतलब क्वांटिटी सप्लाई चेंज हुआ किसकी वजह से, राइज और फॉल इन प्राइस। मतलब राइज और फॉल मतलब बढ़ भी सकता है घट भी, मतलब प्राइस का चेंज होने की वजह से, प्राइस का चेंज होने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अदर थिंग्स क्या रहेगा, अज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेन्स सेम या फिर कांस्टेंट भी हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है। आते हैं चेंज इन सप्लाई का डेफिनेशन में। यहाँ क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी चेंज, सप्लाई क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है किसके वजह से, ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। मतलब प्राइस के अलावा जितना भी फैक्टर है उन सब की वजह से। यहाँ प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बोलो क्लियर है। अब सुनिए, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का दो पार्ट है, एक एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, दूसरा क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। उसी तरह चेंज इन सप्लाई का भी दो पार्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई, एक डिक्रीज इन सप्लाई। एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ भी हम चेंज का बात किया, बढ़ने घटने का बात ही नहीं किया। जब सप्लाई बढ़ जाएगा, चेंज होने का मतलब क्या है, जब बढ़ जा रहा है, जब सप्लाई बढ़ जा रहा है किसके वजह से, प्राइस का वजह से, प्राइस का चेंज होने की वजह से। और आपको पता है प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन होता है, नॉर्मली डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब सर प्राइस का बढ़ जाने की वजह से जब सप्लाई भी बढ़ जा रहा है, सप्लाई बढ़ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन का मतलब ही क्या होता है, बढ़ जाना। पर इफ द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटी राइजेस ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स प्राइस, मतलब प्राइस का बढ़ जाने की वजह से, तो क्या बोलेंगे। और इधर पे इसकी का पार्ट है तो अदर थिंग्स क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। सर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का आप डेफिनेशन नहीं दीजिए, सब मेरा नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको है, बस सेम होगा। यहाँ राइज की जगह में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ये इंक्रीज की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो दो अंडरलाइन किए हम, बस राइज की जगह फॉल कर दिएगा और इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दिएगा, आंसर सेम टू सेम उतार दिएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। मतलब सर सप्लाई गिर जाएगा किसके वजह से, प्राइस का गिरने की वजह से, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग सब, इसका भी दो पार्ट है, इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज मतलब क्या होता है, बढ़ना। सप्लाई यहाँ क्या होगा भाई साहब, बढ़ेगा किसके वजह से, प्राइस का बढ़ने की वजह से नहीं, प्राइस के बढ़ने की वजह से अगर हुआ तो वो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होगा। यहाँ किसके वजह से, अदर फैक्टर का चेंज होने की वजह से, किसके वजह से भाई साहब, अदर फैक्टर मतलब प्राइस के अलावा जितना भी फैक्टर उन सब का चेंज होने की वजह से अगर सप्लाई बढ़ गया तो
इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। पढ़िए, इट रिफर्स टू सिचुएशन, प्राइस क्या है, सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी सप्लाई का हो रहा है, राइज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई मतलब सप्लाई का हो रहा है, राइज हो रहा है, किसके वजह से, ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई। सेम डेफिनेशन यहाँ चिपकाइएगा, बस राइज की जगह में क्या कर दीजिएगा, फॉल्स कर दिएगा, राइज की जगह में क्या कर दिएगा, फॉल्स कर दिएगा, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में, सर इसको मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व क्यों बोलते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम बोलते हैं इसको मूवमेंट क्यों बोलते हैं, इसको शिफ्ट क्यों बोलते हैं, इनका कर्व हम आप लोग को दिखा देते हैं, कर्व कैसे बनता है। ठीक है, आइए, इधर पे हम लोग रखा प्राइस वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हम लोग सप्लाई रखा। ठीक है, मान लीजिए आपका प्राइस इतना था P0, उस टाइम में क्वांटिटी आपका कितना था, ये Q0। ठीक है, दोनों मीट कहाँ हुआ, पॉइंट ए पे, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका नाम रखें हम लोग पॉइंट ए। ठीक है, ये आपको पता है कि सर प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मान लीजिए प्राइस बढ़ करके P1 हो गया तो क्वांटिटी भी बढ़ करके Q0 से क्या हो गया, राइट वर्ड साइड Q1 हो गया, ये पॉइंट दोनों मीट हुआ है, इस पॉइंट का नाम हम लोग कर देते हैं B। ठीक है, उसी तरह प्राइस अगर घट गया P0 से घट कर करके P2 हो गया तो इस टाइम में क्वांटिटी भी घटता है भाई साहब, क्वांटिटी देखो लेफ्ट वर्ड साइड होगी Q0 से Q2, दोनों मीट किया ये पॉइंट में, इस पॉइंट का हम लोग नाम कर देते हैं C। ठीक है, तीनों का शेप अगर हम लोग जोड़ दिए, तीनों को अगर हम लोग जोड़े तो ये कौन सा सप्लाई कर्व देखने को मिला। ठीक है, सप्लाई कर्व अपवर्ड शेप में रहता है, नॉर्मल सा बात है सर, कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो यहाँ पे सप्लाई चेंज हो रहा है किसके वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से, यही तो ये बोला है, अदर थिंग्स की वजह से नहीं हो रहा है, इसका बोलने का मतलब ही यही है। अब देखिए यहाँ पे एक ही सप्लाई कर्व है, S0 S0 एक ही सप्लाई कर्व है, लेकिन यहाँ पे एक सप्लाई कर्व के अंदर मूवमेंट हो रहा है, पॉइंट ए से लेकर के बी की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मतलब वहां पे सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, देख लीजिए ए से बी की तरफ, और ए से सी की तरफ जो शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्यों, क्योंकि यहाँ सप्लाई क्या हो रहा है, देख लीजिए घट जा रहा है, Q0 से Q2 हो जा रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी के लिए यहाँ एक ही सप्लाई कर्व में क्या हो रहा है, सिर्फ मूवमेंट हो रहा है, पॉइंट ए से बी, बी से सी या ए से सी की तरफ, क्लियर है, इसलिए इसका नाम क्या, मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। अब आते हैं यहाँ पे चेंजिंग सप्लाई कर्व, यहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में प्राइस रखें, यहाँ प्राइस क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है तो कौन सा शेप होगा, हॉरिजॉन्टल शेप होगा, हमेशा सेम रहेगा, क्वांटिटी इतना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए आपका क्वांटिटी सप्लाई इतना था Q0। ठीक है, एग्जांपल, हम एक दिन में प्राइस मान लो मेरा 50 रुपया था तो हम क्वांटिटी कितना बेच रहे थे, मान लो प्राइस आपका 50 था, क्वांटिटी हम बेच रहे थे 100 यूनिट। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लगाया, अदर थिंग्स गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लगाया, टैक्स का उनको क्या किया, छूट दे दिया गवर्नमेंट, टैक्स का छूट दिया, वेजेस मेरा कम हो गया, लेबर को हम वेजेस क्या करें, कम दे रहे तो हम ज्यादा माल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि कॉस्ट मेरा कम हो रहा, कॉस्ट कम हो रहा है पेन बनाने में तो हम ज्यादा सामान बनाएंगे, तो मेरा सामान क्या हो गया, ज्यादा हो गया, प्राइस हम क्या रखा अभी भी कितना 50 रुपया, लेकिन सप्लाई क्या हो जाएगा मेरा बढ़ करके 100 से कितना हो जाएगा 150। उसी तरह गवर्नमेंट टैक्स अगर हमसे ज्यादा चार्ज किया है, जीएसटी का रेट को बढ़ा दिया तो मेरा सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जितना जीएसटी बोले, गवर्नमेंट पॉलिसी बोले, ये सब क्या है भाई साहब, अदर थिंग्स है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो देखो तीनों पॉइंट मिल रखा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तीनों का नामकरण करिए, इसका नाम हम दे दिया मान लीजिए ए, इसका नाम हम कर दिया बी, इसका नाम हम कर दिया सी। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखिए कर्व बनेगा, जहाँ प्राइस और सप्लाई मिलता है वहाँ एक सप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी मिलता है जब सप्लाई, तो सप्लाई कर्व बनता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी एक सप्लाई कर्व बनेगा। ठीक है, इस सप्लाई कर्व का हम लोग नाम देते हैं S0 S0, इस सप्लाई कर्व का हम लोग नाम दे दिया S2 S2, और एक सप्लाई कर्व और बनेगा ये वाला
तो देखो यहाँ पे 3 कर्व मिल रहा है हम लोग को, सप्लाई कर्व 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 सप्लाई कर्व है, पॉइंट ए से पॉइंट बी के तरफ जा रहे हैं इस बार, तो सप्लाई कर्व क्या हो जा रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है कि नहीं, S0 से कहाँ आ जा रहा है, S1 में। तो ये पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई। और ए से सी के तरफ क्या शो कर रहा है, डिक्रीज इन। ये किसके वजह से, प्राइस की वजह से नहीं, प्राइस यहाँ क्या कांस्टेंट है, क्लियर है। होप करता है आप लोग को डायग्राम इजीली समझ में आया होगा, नोट करिए, आगे बढ़ेंगे।